बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किसी भी मुल्क की मैशत या किसी भी मुल्क की जो इकॉनमी है उसको कौन कौन से बड़े मसाइल होते हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इकॉनमी को लाहक मसाइल और पाकिस्तान क्यों IMF के पास जाता है और पाकिस्तान को क्यों वक्तन फ़वक्तन कर्ज़े लेने की ज़रूरत पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नब्ज़े जहान। किसी भी तरह का रिसर्च बेस्ड मवाद हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। किसी भी मुल्क की इकॉनमी या मईशत को जो दो बड़े इश्यूज़ हैं उनमें से नंबर 1 पे है डॉलर डेफिसिट और नंबर 2 पे है फिस्कल डेफिसिट। ये दो बड़े मसाइल हैं किसी भी मुल्क की इकॉनमी या मईशत को। जैसे पाकिस्तान मिसाल के तौर पे कि डॉलर डेफिसिट से भी गुजरता है पाकिस्तान और फिस्कल डेफिसिट से भी गुजरता है। जब ये दोनों मसाइल मिल जाते हैं तो एक नया मसला पैदा होता है जिसको कहते हैं ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट जब पैदा होता है तो मुल्क में इसकी वजह से आती है इन्फ्लेशन और पोवर्टी। इन्फ्लेशन और पोवर्टी यानी महंगाई और गुर्बत। जब मुल्क में महंगाई और गुर्बत बढ़ती है तो इसके बाद क्या होता है कि हुकूमत जो है वो एक्शन में आ जाती है। वो कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे मुल्क में महंगाई और गुर्बत का खात्मा हो सके। यानी गुर्बत और महंगाई के आते ही हुकूमत एक्शन लेने पर मजबूर हो जाती है। अब हुकूमत जब एक्शन में आती है तो इन्फ्लेशन और पॉवर्टी को कंट्रोल करने के हुकूमत के पास आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ 3 रास्ते होते हैं, जिनमें से पहला रास्ता जो हुकूमत के पास होता है वो है इंटरनल बोरिंग। यानी अपने अंदर ही मुल्क देखता है कि अपने अंदर से ही किसी एजेंसी से किसी बैंक से वो कर्जा ले सके अगर उसको थोड़े कर्जे की ज़रूरत है। तो ये पहला ऑप्शन होता है किसी भी स्टेट के पास अपनी इन्फ्लेशन और पॉवर्टी को कम करने का। दूसरा जो रास्ता होता है स्टेट के पास वो है एक्सटर्नल बोरिंग। अगर हुकूमत को या स्टेट को अपने अंदर से कोई ऐसी एजेंसी या बैंक ना मिले जो उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है तो फिर क्या करती है वो मुल्क या वो रियासत वो हुकूमत वो बाहर जाती है और मुल्क से बाहर मौजूद एजेंसीज और बैंक्स या किसी दोस्त मुल्क के साथ राब्ता करके एक्सटर्नल बोरिंग करने की कोशिश करती है और बाहर से लोन लेके अपने मुल्क में इन्फ्लेशन और पॉवर्टी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर उसको एक्सटर्नल बोरिंग से भी उसका वो नहीं जाना चाहती इसके थ्रू भी, तो फिर एक तीसरा रास्ता होता है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो मुल्क जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए क्या करता है अपनी इन्फ्लेशन और पॉवर्टी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर ये स्टेट इन्फ्लेशन और पॉवर्टी की सूरत में एक्शन ना ले और इन तीनों तरीक़ों में से कोई एक तरीका भी ट्राई ना करे तो वो स्टेट या वो रियासत जो है वो दिवालिया हो जाएगी, यानी बैंकरप्ट हो जाएगी इन्फ्लेशन और पॉवर्टी की वजह से। इनको तफसील में पढ़ने से पहले हम इस पे बात करेंगे कि डॉलर डेफिसिट क्या है और ये कैसे पैदा होता है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान अदम तवाज़ुन से डॉलर डेफिसिट पैदा होता है। इंपोर्ट्स यानी दरामदात। दरामदात कहते हैं कि जब कोई मुल्क बाहर से कोई चीज़ को मंगवाता है, इंपोर्ट करता है और बदले में पैसे पे करता है डॉलर्स की शक्ल में। जैसे पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब से अगर तेल लेता है तो वो अपने मुल्क में तेल मंगवा रहा है और उसके बदले में अपने मुल्क से पैसे पे कर रहा है डॉलर्स की शक्ल में। तो पाकिस्तान जो है वो अपने हाथ में पैसे पकड़ के नहीं बैठा जो उसको पे करेगा, बल्कि क्या करेगा फॉरेन रिजर्व्स में से डॉलर जो हैं वो सऊदी अरब के पास जाएंगे। तो ये होती हैं दरामदात। जबकि एक्सपोर्ट्स ऐसी चीज़ होती है कि कोई भी मुल्क जो है वो अपने अंदर जो चीज़ें बना रहा है, जैसे पाकिस्तान टेक्सटाइल बनाता है, इसका कपड़े का बहुत ज़्यादा कारोबार है पाकिस्तान का, बाहर जो मुल्कों में कपड़ा भेजा जाता है पाकिस्तान से। तो जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने तुर्की को कपड़ा दिया, यानी तुर्की को कपड़ा एक्सपोर्ट किया। पाकिस्तान से कपड़ा गया तुर्की, बदले में तुर्की ने क्या किया कि पाकिस्तान को डॉलर्स दिए। तो इसको कहते हैं एक्सपोर्ट या बरामदात। तो जब बरामदात होती हैं तो पाकिस्तान के पास या किसी भी मुल्क के पास एक्सपोर्ट जब होती है तो पैसा उस मुल्क में आता है और जब इंपोर्ट करता है कोई मुल्क तो पैसा उस मुल्क में से जाता है।
तो डॉलर डेफिसिट कैसे पैदा होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में से? जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब इंपोर्ट्स किसी मुल्क की ज़्यादा हो जाएं और उसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएं उसकी इंपोर्ट्स के मुकाबले में, तो इससे पैदा होता है डॉलर डेफिसिट। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जो है वो बाहर से $10 की चीज़ मंगवा रहा है, सऊदी अरब से $10 का वो तेल ले रहा है, यहाँ पे वो पे कर रहा है $10 सऊदी अरब को। यहाँ पे $10 हमारे मुल्क में से बाहर जा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स ऐसी हैं हमारे पाकिस्तान की कि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ $2 आ रहे हैं। इतनी थोड़ी हमारी एक्सपोर्ट है कि हमारे पास यानी तुर्की को हम सिर्फ $2 का कपड़ा बेच पाए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे मुल्क में से तो बाहर जा रहे हैं $10 लेकिन मुल्क में वापस आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ $2। तो कितना फ़र्क पड़ गया 10 और 2 का, दरमियान में $8 का फ़र्क है, यानी $8 का डॉलर डेफिसिट है हमारे पास, यानी हमारे पास $8 की कमी है। इसी को कहेंगे डॉलर डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट। इसके मुकाबले में फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का ताल्लुक होता है किसी भी मुल्क के रेवेन्यू और उसके एक्सपेंडिचर्स के साथ। रेवेन्यू कहते हैं कि उस मुल्क में जितना पैसा इकट्ठा हो रहा है और एक्सपेंडिचर्स कहते हैं कि उस मुल्क के जितने अखराजात हैं। जैसे पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर्स क्या क्या हैं? सैलरीज पे करनी होती है पाकिस्तान को, सारे सरकारी मुलाजमों को। इसके अलावा डिफेंस के अखराजात हैं, इस तरह के बहुत से और अखराजात हैं पाकिस्तान के। और रेवेन्यू जो पाकिस्तान में इकट्ठा होता है या किसी भी मुल्क में इकट्ठा होता है वो हमेशा टैक्स के ज़रिए इकट्ठा होता है और ये एक्सपेंडिचर जो हैं वो अखराजात होते हैं। फिस्कल डेफिसिट का कैसे इन दोनों से ताल्लुक है? वो इस तरह के जो टैक्स से रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है यानी हमारे पास जो इनकम बन रही है, यानी जो टैक्स से हमारे पास पैसा इकट्ठा हो रहा है वो अगर कम हो और एक्सपेंडिचर्स या हमारे अखराजात जो हैं, हमारे जहाँ खर्चे जो हैं वो ज़्यादा हों, तो इसका क्या मतलब है कि हम फिस्कल डेफिसिट से गुजर रहे हैं। यानी हमारे पास जो पैसे हैं वो कम आ रहे हैं टैक्सेस के ज़रिए या किसी भी सोर्स से, पैसे जो है वो कम है हमारे मुल्क में और हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी घर की मिसाल लें तो घर में किस तरह से फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। मैं घर की सिर्फ मिसाल ही दे रही हूँ, लेकिन आपने हमेशा मुल्क में फिस्कल डेफिसिट को देखना है। आप गौर करें, मिसाल के तौर पे घर की इनकम यानी घर का रेवेन्यू जो है वो 20,000 रुपये है, लेकिन उसके एक्सपेंडिचर्स यानी अखराजात जो है वो 30,000 रुपये हैं। अब बीच में घर के पास 10,000 की कमी है क्योंकि उसके पास जो पैसे आ रहे हैं, जिसकी इनकम है वो है 20,000 रुपये और जो उसे खर्च करने पड़े हैं वो 30,000 हैं, तो 10,000 रुपये की उसको कमी है। ये 10,000 रुपये जो है यही फिस्कल डेफिसिट है। अब वापस मुल्क पे आए, मुल्क का जो रेवेन्यू होता है वो टैक्सेस से इकट्ठा होता है। तो अगर पाकिस्तान में देखिए तो टैक्सेस का बहुत मसला है, टैक्स कलेक्शन का बहुत ज़्यादा मसला है, हड़तालें होती हैं, लोग टैक्स नहीं देते। इमरान खान के आने से पहले पूरे मुल्क में से सिर्फ 0.57% लोग जो थे वही टैक्स देते थे, यानी लेकिन इमरान खान ने आके बहुत सी रिफॉर्म्स की और बहुत से लोगों को टैक्स कलेक्शन लिस्ट में शामिल किया, जिसको एक्टिव टैक्स पे लिस्ट भी कहते हैं। उसमें बहुत से लोगों को शामिल किया। उसके बावजूद भी पाकिस्तान में लोग जो है वो टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स कलेक्शन बहुत कम है और जिन लोगों के नाम रजिस्टर्स में दर्ज है उनमें से भी तकरीबन 30% लोग पाकिस्तान में टैक्स नहीं दे रहे क्योंकि FBR की पॉलिसीज़ जो है वो फेल हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो टैक्स वसूल नहीं कर पा रहे, हड़तालें होती हैं, लोग जो है वो एहतजाज पे निकल आते हैं जब उनसे टैक्स मांगा जाता है। इसीलिए पाकिस्तान के पास रेवेन्यू जो है वो हमेशा कम जमा होता है, लेकिन पाकिस्तान के अखराजात यानी एक्सपेंडिचर जो है वो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से पाकिस्तान हमेशा फिस्कल डेफिसिट का शिकार रहता है। जैसे कि अगर फिस्कल ईयर 2020 में देखा जाए, अब फिस्कल ईयर का क्या मतलब है ये पहले आप लोग देख लेते। अगर इकनॉमिकली एक साल का मुआयना किया जाए, एक साल इकनॉमिकली रखा जाए यानी उसको फिस्कल ईयर कहेंगे। यानी पाकिस्तान का फिस्कल ईयर 2020 का ये मतलब है कि पाकिस्तान का जो फिस्कल ईयर है वो शुरू होता है हमेशा 1 जुलाई से शुरू होता है और अगले साल 30 जून तक वो जारी रहता है। पाकिस्तान में फिस्कल ईयर 2020 का मतलब ये है कि 1 जुलाई 2020 को शुरू हुआ एक साल और 30 जून 2021 तक चलेगा। ये पाकिस्तान का फिस्कल ईयर 2020 कहलाएगा।
तो फिस्कल ईयर 2020 में जो पाकिस्तान के पास रेवेन्यू सारा इकट्ठा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 39.7 बिलियन डॉलर है। इतना सा हमारे पास एक रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। लेकिन अब हमारे अखराजात का अगर हम जायज़ा लें तो 2020 फिस्कल ईयर में ही हमारे अखराजात कितने ज़्यादा थे कि 61.3 बिलियन डॉलर हमारे अखराजात थे। हमें इतना खर्चा करना पड़ा, लेकिन हमारे पास जो पैसे थे वो सिर्फ 39.7 बिलियन थे। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास पैसे जो थे वो सिर्फ 39.7 बिलियन थे, लेकिन हमारे जो खर्चे थे, अखराजात थे, वो 61.3 बिलियन डॉलर थे। तो हमारे पास 21.3 बिलियन डॉलर की कमी है। ये जो हमारे पास कमी है इसको ही हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट, यानी हमारा मुल्क फिस्कल ईयर 2020 में 21.3 बिलियन डॉलर में फिस्कल डेफिसिट था। तो अब हमारे मुल्क को ये दोनों तरफ की कमियां हैं। हमारे मुल्क में डॉलर डेफिसिट भी होता है और हमारे मुल्क में ये फिस्कल डेफिसिट भी होता है, यानी हमारे मुल्क में दोनों डेफिसिट होते हैं। तो इससे हमारे पास बनता है ट्विन डेफिसिट। इससे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ, डॉलर डेफिसिट को हमेशा हम हिसाब लगाएंगे डॉलर्स में। इसका जब भी हिसाब लगाया जाएगा डॉलर की शक्ल में लगाया जाएगा, लेकिन जब भी फिस्कल डेफिसिट का हिसाब लगेगा तो लोकल करेंसी में लगेगा। किसी भी मुल्क के फिस्कल डेफिसिट का जब भी हिसाब लगाना है तो लोकल करेंसी में लगाना है। जैसे चाइना की लोकल करेंसी ले ले, या अगर हमने सऊदी अरब के फिस्कल डेफिसिट को देखना है तो हम रियाल में देखेंगे हमेशा। इसी तरह अगर हमने पाकिस्तान के फिस्कल डेफिसिट को देखना तो हमेशा हम रुपीज़ में देखेंगे कि कितने रुपीज़ का हमें फिस्कल डेफिसिट है। यहाँ मैंने आपको बाय मिस्टेक डॉलर्स में बता दिया है, तो आप इन डॉलर्स को खुद ही अब रुपीज़ की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास असल अमाउंट आ जाएगी। और फिर जब ये फिस्कल डेफिसिट और डॉलर डेफिसिट पैदा होता है पाकिस्तान में, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में ट्विन डेफिसिट की सिचुएशन पैदा हो जाती है। जब ट्विन डेफिसिट पैदा होता है तो पाकिस्तान में इसकी वजह से पैदा होती है इन्फ्लेशन और पॉवर्टी, यानी पाकिस्तान में महंगाई बढ़ जाती है, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ जाती है। जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो हमारा जो मुल्क और हमारी जो स्टेट है वो एक्शन में आ जाती है। उसको कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ता है ताकि वो मुल्क में इन्फ्लेशन और पॉवर्टी को कम कर सके। अब हमारी स्टेट के या किसी भी स्टेट के पास इस इन्फ्लेशन और पॉवर्टी को कम करने के 3 रास्ते होते हैं। वो 3 रास्ते मैंने आपको जैसे भी बताया कि एक इंटरनल बोरिंग कर सकती है, एक्सटर्नल कर सकते हैं, या मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो इसको कंट्रोल करे। तो अब हम इसे थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। इन तीनों की वजाहत करने से पहले मैं फॉरेन रिजर्व्स की वजाहत करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने फॉरेन रिजर्व्स का लफ्ज़ पहले भी बोला है। फॉरेन रिजर्व्स या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स असल में किसी मुल्क का असासा या एसेट्स होते हैं जो कि सोने या डॉलर्स की शक्ल में उस मुल्क के सेंट्रल बैंक में मौजूद होते हैं। पहले फॉरेन रिजर्व्स में सोना, चांदी और यूरोस भी रखे जाते थे, क्योंकि दुनिया भर पे यूरोप का और बरतानिया का तसल्लुत था। अब डॉलर्स और सोना रखा जाता है, लेकिन अभी भी बहुत से ममालिक जो है थोड़े बहुत यूरोस भी रख लेते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में अगर कहूँ कि किसी भी मुल्क के पास जितना भी सोना या डॉलर्स होते हैं वो सारे उस मुल्क के सेंट्रल बैंक में फॉरेन रिजर्व्स की शक्ल में पड़े होते हैं, और इन फॉरेन रिजर्व से ही उस मुल्क की करेंसी के एक्सचेंज रेट का तयन होता है। जितने ज़्यादा किसी मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स होते हैं उतनी ही भारी उस मुल्क की करेंसी होती है। फॉरेन रिजर्व्स का असल मकसद बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है, यानी मुल्क के अंदर आने वाला पैसा और मुल्क से बाहर जाने वाला पैसा फॉरेन रिजर्व्स की मदद से ही मैनेज होता है और उनकी मदद से एक्सचेंज होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक पाकिस्तानी तुर्की में 1000 रुपया भेजना चाहता है तो वो क्या करेगा कि वो अपने बैंक के पास जाएगा और तुर्की के जिस बैंक में वो 1000 रुपया भेजना चाहता है उस बैंक का एड्रेस भी देगा वो अपने बैंक को। तो उसका बैंक क्या करेगा, उससे वो 1000 रुपया लेके अपने पास रख लेगा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मदद से पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में से उस 1000 रुपये की मालियत के बराबर डॉलर्स तुर्की के पास भेज दिए जाएंगे। आगे तुर्की का जो सेंट्रल बैंक है वो उन डॉलर्स को रिसीव करके उनको लीरा में बदल के तुर्की के उस मुतलका बैंक में भेज देगा लीरा की शक्ल में। इस तरह से फॉरेन रिजर्व्स इंटरनेशनल मनी एक्सचेंज का काम करते हैं। और मैंने इस बात के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नाम इसलिए लिया क्योंकि
पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पड़े हैं, जिस तरह से बाकी ममालिक के फॉरेन रिजर्व्स उनकी सेंट्रल बैंक्स में पड़े हुए होते हैं। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के पास 23.22 बिलियन डॉलर मालियत के फॉरेन रिजर्व्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताती हूँ। मैंने ऊपर डॉलर डेफिसिट की बात तो की है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया आपको कि अभी पाकिस्तान में कितना डॉलर डेफिसिट है। तो अभी पाकिस्तान में 23.8 बिलियन डॉलर डेफिसिट चल रहा है अभी फ़िलहाल। 2020 फिस्कल ईयर 2020 की अगर रिपोर्ट को देखा जाए, यानी हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में इतना फ़र्क है, इतने डॉलर्स का इतनी कमी है, यानी हमारे पास जितने डॉलर बाहर जाते हैं उसकी निस्बत जो हमारे पास डॉलर आते हैं वो इतने कम आते हैं। इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तफसील से करते हैं, इसको डिटेल से करते हैं। जो हमने स्टार्ट किया हुआ था कि स्टेट के एक्शंस क्या हैं, स्टेट क्या करेगी अपनी इन्फ्लेशन और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। स्टेट को लोन लेना पड़ता है, क्योंकि जब यहाँ से अगर हम देखते हैं कि डॉलर डेफिसिट आ रहा है, यहाँ से फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, ये भी पैसों की शक्ल में है, ये जो है ये डॉलर की शक्ल में है, यानी पैसों की ही कमी है दोनों में। तो इसकी वजह से ट्विन डेफिसिट पैदा हुआ, ट्विन डेफिसिट से पैदा होती है इन्फ्लेशन और पॉवर्टी, यानी गुर्बत और महंगाई पैदा होगी। तो फिर स्टेट क्या एक्शन लेगी? स्टेट ऐसा एक्शन लेगी जिससे उन पैसों की कमी को पूरा किया जा सके। उसको पूरा करने के लिए उसको चाहिए होगा लोन। तो स्टेट के पास ये 3 रास्ते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो पहला इंटरनल बोरिंग, दूसरा एक्सटर्नल और तीसरा मोनेटरी। अगर पाकिस्तान की मिसाल ली जाए तो जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो आपने न्यूज़ में सुना होगा, बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ था कि पाकिस्तान को 6 बिलियन डॉलर का कर्जा चाहिए। उस वक्त पाकिस्तान को 6 बिलियन डॉलर का कर्जा इसलिए चाहिए था क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में 6 बिलियन डॉलर का ही डिफरेंस आ रहा था और मुल्क में पॉवर्टी और इन्फ्लेशन यानी गुर्बत और महंगाई बढ़ रही थी। तो इसके लिए जो हमारी रियासत है, इंटरनल बोरिंग का अगर ऑप्शन देखें तो इंटरनल बोरिंग में क्या होता है असल में कि किसी भी मुल्क के अंदर जो उसके बैंक्स हैं या कोई एजेंसी है, वहाँ से वो स्टेट जो है वो कर्जा लेती है। तो पाकिस्तान की अगर सूरत हाल देखी जाए तो पाकिस्तान में ये बैंक जैसे हबीब बैंक लिमिटेड, अमेज़न है, इलाइट बैंक है, ये बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स हैं। इसके अलावा और भी कमर्शियल बैंक्स हैं। इसके अलावा और भी अगर एजेंसी हो किसी भी मुल्क के अंदर, तो वो वहाँ से अगर वो स्टेट या रियासत जो है वो कर्जा ले इन तरीक़ों से, तो फिर उसको कहते हैं इंटरनल बोरिंग। तो पाकिस्तान को चाहिए था 6 बिलियन डॉलर। ये भी डिपेंड करता है कि वो स्टेट जो है वो इंटरनल बोरिंग कर सकती है कि नहीं कर सकती, किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि कितना कर्जा चाहिए था। तो पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी थी कि पाकिस्तान को चाहिए था 6 बिलियन डॉलर। इतनी बड़ी अमाउंट थी ये। अगर छोटी अमाउंट होती तो हो सकता है पाकिस्तान जो है वो अपने बैंक्स से, जो इंटरनल बैंक्स हैं उनसे कर्जा ले लेता, लेकिन ये अमाउंट जो पाकिस्तान को चाहिए थी ये काफ़ी बड़ी थी और ये जो बैंक्स हैं इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि ये पाकिस्तान की हुकूमत को 6 बिलियन डॉलर का कर्जा दे सके। तो फिर ये जो ऑप्शन है ये पाकिस्तान के लिए ये काबिल इस्तेमाल नहीं था, इसलिए पाकिस्तान ने दूसरा ऑप्शन देखा जिसमें एक्सटर्नल बोरिंग की तरफ गया, यानी मुल्क से बाहर कर्जा लेने का सोचा। मुल्क से बाहर जो एजेंसीज हैं या बैंक हैं उनसे कर्जा लेने का सोचा। तो मुल्क से बाहर कर्जा लेने के लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? मुल्क से बाहर कर्जा लेने के लिए ये ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए सिर्फ यही रखे हैं क्योंकि यही जो हैं ये ज़्यादा मशहूर हैं। अगर आप पाकिस्तान के हैं या इंडिया के हैं तो ये ज़्यादा मशहूर हैं। तो जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले सकता है कोई भी मुल्क। उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ADB भी जिसको कहते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम एशिया में रहते हैं, तो एशिया में जो जो कंट्रीज़ रहती हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास भी जा सकती हैं कर्जा लेने के लिए। इसके अलावा तीसरे नंबर पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF है। कोई भी मुल्क जो है वो कर्जा लेने के लिए IMF के पास भी जा सकता है। पाकिस्तान ज़्यादातर IMF के पास ही जाता है कर्जा लेने के लिए। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है कर्जा लेने का, यानी अपनी किसी दोस्त मुल्क से रब्ता किया जाए और उससे कर्जा ले लिया जाए। ये भी डिपेंड करता है कि आपने कम कर्जा लेना है या ज़्यादा कर्जा लेना है। अगर आपने कम कर्जा लेना है तो आप अपने किसी भी दोस्त मुल्क से आप रब्ता करके उससे कर्जा ले सकते हैं आर्जी तौर पे, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा कर्जा चाहिए तब फिर दोस्त ममालिक जो होते हैं वो नहीं दे पाते आपको कर्जे, इसलिए आपको फिर हर सूरत बैंक्स के पास जाना पड़ता है या फिर किसी एजेंसी के पास जाना पड़ता है। तो पाकिस्तान को चाहिए था 6 बिलियन डॉलर। तो पाकिस्तान ने फिर क्या किया? IMF से रब्ता किया। पाकिस्तान ने इसके अलावा अपने फ्रेंड जो
कंट्रीज़ हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरब, इससे भी कर्जा मांगा। अब सऊदी अरब से पाकिस्तान ने जो कर्जा मांगा था वो $1 बिलियन था। तो सऊदी अरब से पाकिस्तान ने कर्जा ले लिया था। तो अब पिछले साल जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान थोड़ी चपलिश बढ़ी थी तो सऊदी अरब ने अपना वही $1 बिलियन जो है वो वापस भी मांग दिया था। तो फिर पाकिस्तान ने चाइना से लेके सऊदी अरब को उसका $1 बिलियन वापस कर दिया था। तो यही होता है जब किसी फ्रेंडली कंट्री से कर्जा मांगा जाता है तो फिर हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो भी मुल्क आपको कर्जा दे रहा है वो हर सूरत आपसे कोई ना कोई अपना इंटरेस्ट पूरा करवाना चाहता है या फिर आपसे कोई ना कोई वो कंप्रोमाइज़ चाहता है। तो फिर आपको जो फॉरेन पॉलिसी बनानी होती है, अगर आप मकरूज़ हैं किसी मुल्क के या आपने कर्जा लिया है तो आपको फिर वो फॉरेन पॉलिसी उसके मुताबिक बनानी पड़ती है। आपका कभी भी उसमें अपर हैंड नहीं हो सकता, आप हमेशा उसमें नीचे ही रहेंगे। आप उस मुल्क का सामना या उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकते, क्योंकि आप उसके मकरूज़ हैं, उससे कर्जा ले रहे हैं, आपने उससे फेवर लिया है। तो इसी तरह पाकिस्तान का हाल है। पूरी दुनिया में इतना बुरा हाल इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान को अक्सर औकात कर्जे लेने पड़ते हैं, एड्स लेनी पड़ती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जो है इसकी पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि IMF के पास जो IMF के साथ रब्ता किया पाकिस्तान ने कर्जा लेने के लिए $6 बिलियन का, तो उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। पाकिस्तान ने जो IMF से रब्ता किया कर्जा लेने के लिए, इसके बारे में सारी डिटेल करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम देख लें कि IMF क्या है और ये किस तरह से काम करता है, इसके क्या क्या मकासद हैं और ये क्या क्या काम करता है दुनिया में। IMF दरअसल एक तंजीम है 190 ममालिक की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के नाम से। इसके 4-5 मकासद हैं, जिनमें से पहले नंबर पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, यानी ये दुनिया के ममालिक में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना चाहता है। दूसरे नंबर पे इंटरनेशनल ट्रेड है। IMF का मकसद ये है कि दुनिया की तिजारत हर सूरत चलती रहे, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा ना हो। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट पे काम करता है IMF। जो ग्लोबल कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पैदा होती है तो IMF का मकसद यही होता है कि उन तमाम ममालिक में से उस अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को ख़त्म करके एम्प्लॉयमेंट के मौके बढ़ाए जाएं। चौथा, इसका मकसद तमाम कंट्रीज़ की इकनॉमिक ग्रोथ है। इन सब के अलावा IMF दुनिया से गुर्बत के खात्मे पर काम कर रहा है, और जब ममालिक IMF के पास कर्जा लेने जाते हैं तो वो बदले में ऐसी शराइत लगाता है जिनमें ये तमाम मकासद पूरे होते हैं। इस टॉपिक के पार्ट 1 के लिए इतना ही। अब पार्ट 2 में बताया जाएगा कि पाकिस्तान ने IMF से कर्जा लेने के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया और IMF ने पाकिस्तान पर कौन कौन सी शराइत नाफिज की। इसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी और इकोनॉमी की दीगर चीज़ें भी बताई जाएंगी। अगर आपको किसी भी तरह का रिसर्च बेस्ड मवाद चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम आपके मतलूबा टॉपिक पे रिसर्च बेस्ड डाटा मुहैया करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।